दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में ब्रिटिश सल्तनत की शुरुआत और इस सल्तनत ने दुनिया पर कैसे हुकूमत करता रहा इसी बारे में आपको बताए थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में ऐसी कोई भी सल्तनत नहीं था जो ख़त्म ही ना हुआ हो। ब्रिटिश सल्तनत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, सूरज कभी ना डूबने वाला इस ब्रिटिश सल्तनत के सूरज कैसे डूब गया, ब्रिटिश सल्तनत के ख़ात्मे के पीछे क्या क्या वजह है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में 3 ऐसे वाक़या हुआ था कि जिसके बाद से इस ब्रिटिश सल्तनत का ख़ात्मा शुरू हो गया था। पहला नेपोलियनिक वार, दूसरा पहला विश्व युद्ध और आखिर में दूसरा विश्व युद्ध। दोस्तों, इन 3 वाक़यात ने ब्रिटिश सल्तनत को हिला के रख दिया था। नेपोलियनिक वार में खुद नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। हालांकि इस जंग में ब्रिटेन को नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि नेपोलियन जब हारा तब फ्रांस और नीदरलैंड्स की कई कॉलोनियाँ ब्रिटेन के कब्ज़े पे आ गया था। लेकिन ये फ़ायदा ब्रिटेन के लिए कुछ ही पल का था, क्योंकि अगर बारीकी से देखा जाए तो नेपोलियन ने ब्रिटेन तो क्या पूरे यूरोप को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि उसने जो रेवोल्यूशन शुरू किया था उसके चलते बाद में जाकर जर्मन एम्पायर और इटली जैसे 2 ताकत उभरे थे। हालांकि कहा जाता है कि एक बेहतरीन योद्धा होने के बावजूद भी नेपोलियन ब्रिटेन को जीत नहीं पाया, लेकिन सच ये है कि अगर वो चाहता तो वो ब्रिटेन को आसानी से जीत सकता था। क्योंकि दोस्तों, जब ब्रिटेन के समंदरी रास्ते में नेपोलियन ने पाबंदी लगा दिया था तब ब्रिटेन तक एक भी तिजारती जहाज़ नहीं पहुंच पाया था। लेकिन नेपोलियन इतना क्रूर भी नहीं था, वो अनाजों की जहाज़ों को जाने देता था ताकि लोग भूख से नहीं मरे। इसी वजह से ब्रिटेन नेपोलियन के सामने कभी नहीं झुका। नेपोलियनिक जंग के बाद ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि 1815 के बाद से ही ब्रिटिश एम्पायर अपने उरूज पे था। उस दौर में ब्रिटिश रॉयल नेवी भी ताकतवर हो गया था, क्योंकि उस वक्त जहां एक तरफ फ्रांस कमज़ोर हो चुका था तो दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया और रशिया ने कुछ हद तक ब्रिटेन को टक्कर दी थी। लेकिन इससे ब्रिटेन को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, 20वीं सदी ब्रिटेन के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे ताकत वजूद में आ गए थे और जर्मनी ने अपनी नेवी को इतना मजबूत बना लिया था कि इससे ब्रिटेन भी अब डरने लगा था। और जब जर्मनी ने रशिया को हराया उसके बाद से ही पूरे यूरोप पहला विश्व युद्ध के लपेटे में आ गया था। जंग के दौरान ब्रिटेन ने अपने कॉलोनीज़ की पैसा और लोगों को इस्तेमाल किया, खासकर हिंदुस्तान और इजिप्ट को उसने ज़्यादा इस्तेमाल किया और बदले में ये वादा किया कि जंग ख़त्म होने के बाद वो इन्हें आज़ाद कर देगा। हालांकि उसने इजिप्ट को 1922 में आज़ाद तो कर दिया था, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ नाम की ही थी। इस जंग के दौरान ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जर्मनी ने अपने नेवी की ताकत से ब्रिटेन की नेवी की इतना नुकसान कर दिया था, जिसके चलते ब्रिटेन को अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। जंग ख़त्म होते ही ब्रिटेन ने अपने चालाकी से सल्तनत उस्मानिया को कई टुकड़े में बांट दिया था, क्योंकि ओटोमन्स ने जंग के दौरान जर्मनी की तरफ से लड़े। वहीं दूसरी ओर आयरलैंड में भी आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी थी और 1922 आते आते आयरलैंड आज़ाद भी हो गया था। हालांकि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के हिस्सा था। दूसरी तरफ ये भी सच है कि आयरलैंड की आज़ादी की जंग में ब्रिटेन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो अब अपने कॉलोनी को चलाने की हालत में नहीं था। दोस्तों, ब्रिटेन की मुश्किलात शुरू हुई ही थी कि तब 1929 में दुनिया एक इंतहाई अफसरदगी, यानी जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसकी लपेटे में आ गई थी, जिसने पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा हाहाकार मचाया था और ब्रिटेन की समंदरी तिजारत लगभग आधी से भी कम हो गई थी।
अब दोस्तों 1930 के बाद से ब्रिटेन धीरे धीरे अपने नुकसान से उबर ही रहा था कि तब जर्मनी ने 1939 में दूसरा विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसके वजह यह था कि जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल से नाखुश था, क्योंकि डिप्रेशन के वक्त ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने जर्मनी के तरफ से ही लड़ा था। लेकिन जंग के दौरान ब्रिटेन को फिर से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और वो अपने इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उसे फिर से यूएसए से कर्जा लेना पड़ा। अब दोस्तों ब्रिटेन अपने कॉलोनीज़ को चलाने की स्थिति में नहीं था और वो जल्द से जल्द उन्हें आज़ाद करना चाहता था, क्योंकि 1919 के बाद से ही भारत में भी आज़ादी के आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था और इसी जल्दबाजी में उसने भारत को तो आज़ाद कर दिया था, लेकिन भारत की बंटवारा भी हो गया था। उसकी एक साल बाद 1948 में श्रीलंका को भी आज़ाद कर दिया था। फिर 1949 में फ़लस्तीन को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन वहाँ भी भारत के जैसे हालत हो गया था। इजराइल एक नए यहूदियों के देश के रूप में उभरा था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इस दुनिया की दो बड़ी ताकत के तौर पे सोवियत संघ, रूस और अमेरिका वजूद में आए थे, जिसमें ब्रिटेन अमेरिका के साथी बनकर रह गया था। अब दोस्तों धीरे धीरे अफ्रीका और कैरेबियन टापुओं पे आज़ादी की हवा तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था और ब्रिटेन इस हालत में नहीं था कि वो अपने इन कॉलोनीज़ को कंट्रोल कर सके, लिहाजा धीरे धीरे वो भी आज़ाद होते गए। हालांकि 1956 में सुएज़ क्राइसिस के दौरान ब्रिटेन अपने बची कुची नींव को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पे भी उसे नाकामी ही झेलनी पड़ी, क्योंकि इजिप्ट के लीडर अब्दुल नसीर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। 1997 तक आते आते ब्रिटेन ने अपने बची कुची कॉलोनी के रूप में हांगकांग को भी गंवा दिया और इसी के साथ ही सूरज कभी ना डूबने वाला ब्रिटिश एम्पायर की 400 साल की कहानी का खात्मा हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारी इस चैनल को।